नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए। जो इतिहास का हम कोर्स आपके लिए लाए हैं उसमें प्राचीन भारत का ये लेक्चर नंबर 13 होगा। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक नया वंश होगा पुष्यभूति वंश। इसे आप वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, तो तीसरा अगर है तो ये पुष्यभूति वंश है। बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वंशों की अगर मैं बात करूं, साम्राज्य की बात करूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इससे पहले वाला वीडियो गुप्त वंश पढ़ लिया होगा, क्योंकि गुप्त वंश के बाद जो टाइम आता है गुप्तोत्तर काल जिसे आप कहते हैं, इस गुप्तोत्तर काल में कई अनेक जो हैं छोटे छोटे वंश थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुष्यभूति वंश है, वही हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा तो मैप में देख लिया होगा कि गुप्त साम्राज्य देखिए कहाँ कहाँ तक फैल गया था। लेकिन जो आखिरी के गुप्त शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे, वो अपने इस बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। तो लगभग 550 ईस्वी तक जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो भारत में नए छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। ये कोई बाहर से राजवंश नहीं आए हैं, ये पहले गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, अर्थात गुप्तों के ही अधीन काम किया करते थे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि केंद्र सत्ता में जो है वो मजबूत नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो गुप्त वंश के बाद जो गुप्तोत्तर काल आता है, इस गुप्तोत्तर काल में कुछ वंश महत्वपूर्ण है। जैसे हरियाणा की बात करें, आज का जो हरियाणा है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक वंश उभर के आया, पुष्यभूति वंश। इसने धीरे धीरे आगे चलकर ना अपने जो आसपास के जो वंश चल रहे थे इसके पैरेलल में, उनको भी जीत लिया था। इसी के बारे में चर्चा करनी है। तो गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण पुष्यभूति वंश। लेकिन बगल में यूपी के अंदर कन्नौज राजधानी बनाया था, मौखरी वंश था। तो मौखरी वंश भी गुप्तोत्तर काल का ही हिस्सा है। इसके बाद मैत्रक वंश, वल्लभी के मैत्रक वंश। और बंगाल की अगर बात करें, बंगाल में एक वंश था शशांक, जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था ना, गौंड वंश जिसे आप जानते हैं, गौंड वंश। तो ये सभी जो है भारत के उत्तरी हिस्से में ये प्रमुख वंश थे। मैं दक्षिण की बात ही नहीं करूँगा। दक्षिण जो इतिहास होगा, दक्षिण भारत का इतिहास, वो नेक्स्ट लेक्चर में एक श्रृंखला चलेगी दक्षिण भारत के इतिहास की, ठीक है। अब इसकी बात करें तो पैरेलल में चालुक्य, पल्लव, ये सब चल ही रहे हैं, लेकिन मैं इसको आपको दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आपको मालूम है बच्चों को प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे वो जो टफ लगता है वो दक्षिण भारत का इतिहास लगता है, क्योंकि यहाँ पे चालुक्य हैं, और चालुक्यों की बात करें 3 शाखाएं हो जाती है। ये बादामी के चालुक्य होते हैं, वेंगी के चालुक्य होते हैं, कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है, राष्ट्रकूट वंश आएगा, पल्लव वंश आएगा, चोर चेर ये वंश आएगा, पांडे वंश आएगा। तो ये सभी कोई पैरेलल चल रहा होता, कोई आगे पीछे है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे सबसे सरल आपको दक्षिण भारत का इतिहास लगेगा। एक सीक्वेंस से आपको बताऊँगा और कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इस समय भारत के अन्य हिस्सों में कौन कौन से वंश थे, समझ में आएगा। तो फिलहाल ये जानिए कि गुप्त वंश जब समाप्त हुआ है तो गुप्त वंश का जो क्षेत्र था वहाँ पे अलग अलग नए राजवंशों का उदय हुआ। ये छोटे छोटे जो राजवंश थे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है पुष्यभूति वंश, जिसे आप वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा होंगे हर्षवर्धन, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पुष्यभूति वंश थानेश्वर हरियाणा से छोटे से क्षेत्र से शुरू हुआ था। ये 550 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। समय बीतता गया, 590 ईस्वी हुआ तो देखिए ये क्षेत्र इतना बढ़ गया। लेकिन 625 ईस्वी हुआ जब हर्षवर्धन के हाथों में कमान आती है, तो ये क्षेत्र देखिए आसपास के जो क्षेत्र थे सब जीत लिए। हालांकि केवल उत्तर भारत का ही जो क्षेत्र था यही अपने अंडर में कर पाए। दक्षिण में इन्होंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर चालुक्य शासक थे तो उन्होंने टिकने नहीं दिया, हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो कौन सा युद्ध था वो भी आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो टेस्ट आपका हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस मैं कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म, सब ये इतिहास का बौद्ध धर्म का जो चैप्टर था इस पर मैंने टेस्ट लिया था। तो जो आपके टॉपर्स हैं वो रिपीटेड हैं। इस बात की बहुत मुझे खुशी है कि ये ऐसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम में इनका तुक्का लग गया हो, ये सच में टॉपर हैं।
आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। गौरव की फर्स्ट रैंक आई है फिर से, 140 में से 121 नंबर इनको मिल गए हैं, 1 नंबर कम है आशुतोष कुमार के, इनकी सेकंड रैंक आई है। और 106 मार्क्स मिले हैं बीना थापा को, इनकी थर्ड रैंक आई है। तो आप लोग को बधाई हो। क्या अन्य स्टूडेंट नहीं हैं जो इनको बीट कर पाएँ? थोड़ा चैप्टर को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दीजिए तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आपका जैन धर्म पर होगा। ये शुरू हो गया है 6 बजे, 19 तारीख 6 बजे से ये शुरू हो गया है, 20 तारीख 4 बजे शाम तक रहेगा टेस्ट। इस बीच में आप टेस्ट दीजिए, आपकी जो रैंक है वो आपको हमारी ऐप पर 4 बजे के बाद मिल जाएगी, ठीक है। अब टेस्ट कैसे देना है कई स्टूडेंट को पता है, कईयों को नहीं पता, उनको बता दूं। हमारी प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है श्री एजुकेशन नाम से, श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे। स्पेलिंग देखिए SHRI है, ध्यान से, कई स्टूडेंट कह रहे नहीं मिल रही है ऐप, तो SHRI सर्च करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन हमारा, हिंदी में श्री लिखा हुआ लोगो। फ़ोन नंबर से आप अपना रजिस्टर करेंगे तो इस प्रकार का कुछ खुलेगा। बैच वाले ऑप्शन में क्लिक करके ये प्लस वाला साइन दबा देंगे तो आपसे बैच कोड मांगेगा। तो हमारे बैच में एंटर करने के लिए ये बैच कोड है, हिस्ट्री फ्री टेस्ट, ठीक है। हिस्ट्री फ्री टेस्ट, इसमें आप ओके करेंगे तो हमारे बैच में आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे टेस्ट आपको दिए जाएंगे और भी आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो असाइनमेंट होंगे वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि गुप्त वंश जब समाप्त हुआ, इसके अधीन बहुत सारे सामंत थे या शासक काम करते थे, इनके अधीन थे। लेकिन जब गुप्त वंश का अंत हुआ तो उन शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो उनमें से कुछ हैं थानेसर के पुष्यभूति वंश। थानेसर एक जगह है, आपको हरियाणा में जगह है ये। इसके बाद कन्नौज के मौखरी वंश, ये देखिए कन्नौज का मौखरी वंश है, ये थानेसर के पुष्यभूति वंश है। और वल्लभी के मैत्रक वंश, ये वल्लभी के मैत्रक वंश है, ठीक है। और बंगाल के गौंड वंश, बंगाल के गौंड वंश है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हम उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इन सभी वंशों में, इसके अलावा और भी वंश हैं लेकिन पढ़ना ही नहीं हमें, ठीक है। महत्वपूर्ण थानेसर के पुष्यभूति वंश। समय बीतता जाएगा, इन सब पर अधिकार होता जाएगा किसका? पुष्यभूति वंश का। तो ये देखिए फाइनली ये इनका अधिकार यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब पढ़ना क्या है हमें, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ये बात है लगभग 500 ईस्वी के बाद की बात है, 500 ईस्वी के बाद की बात है। और 699 या कहा जाए 700 ईस्वी के बीच में बात है। 500 और 700 के बीच की घटना का जिक्र मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो पुष्यभूति वंश है ये लगभग 500 से लेकर 700 के बीच की घटना है। हालांकि शुरुआती दौर में जो पुष्यभूति के जो वंश के जो शासक थे ये सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत हुआ करते थे? ये जो है आपका गुप्त साम्राज्य, इन्हीं के अंडर में आया करते थे। लेकिन आगे चलकर जब प्रभाकर वर्धन का जब शासन आएगा तब स्वतंत्र होना शुरू हुए थे। फिलहाल सब भूल जाइए, बस अभी ये याद रखिए इनका जो टाइम पीरियड है लगभग 500 से लेकर 700 के बीच की बात है। ये याद नहीं करना, आपको समझना है कि हाँ इस समय की घटना है, दिमाग में फिट करने के लिए। अब ये पहला प्रश्न उठता है, ये पूछा भी जाता है, पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहीं से पढ़ा हुआ है, जहाँ से पढ़ा हुआ है वो उनको कहाँ से जानकारी मिली होगी? मतलब पुष्यभूति के वंश के बारे में विद्वानों को जानकारी कहाँ से मिली है? तो स्रोत आपको सबसे पहले जानना है। तो हर्षचरित एक पुस्तक का नाम है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब बाणभट्ट कौन है? ये हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे, ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे। बाणभट्ट की एक और रचना है कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। इसके अलावा 2 ऐसी पुस्तकें हैं, 2 ऐसी रचनाएं हैं जो खुद हर्षवर्धन ने की हैं। कौन सी? प्रियदर्शिका और रत्नावली। इसके अलावा कुछ और है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन पुस्तकों से बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश से ज़्यादा ये वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति को माना जाता है, इसीलिए इस वंश को हम
पुष्यभूति वंश कह देते हैं। अब ये बात है किस क्षेत्र की, आप समझ पा रहे हैं, हरियाणा का जो क्षेत्र है, हरियाणा में एक अम्बाला जिला है, उसी में एक जगह है थानेश्वर नाम की, ठीक है, थानेश्वर या थानेसर नाम से लिखा आएगा। तो यहाँ से पुष्यभूति वंश की शुरुआत हुई थी और इस वंश की जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति हैं, इसीलिए इस वंश को हम पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस वंश ने धीरे धीरे अपने समकालीन जितने भी आसपास वंश थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया था, अर्थात अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया था। जब इसमें एक महत्वपूर्ण राजा आते हैं इस पुष्यभूति वंश में, जिनका नाम होता है हर्षवर्धन, उनके टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है, तो फाइनली यहाँ तक पहुँच जाता है इस मैप में, देखिए। ठीक है, अब लेकिन पुष्यभूति का नाम बस आप यही याद रखिए कि वो संस्थापक थे, लेकिन जो पहले राजा के रूप में आपको पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना शुरू करना है, वो प्रभाकर वर्धन है। तो इनका टाइम पीरियड 580 से 605 तक ये राजा रहते हैं। पूर्ण तरीके से स्वतंत्र अगर बोला जाए तो पहले राजा प्रभाकर वर्धन थे, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। इनका टाइम पीरियड 580 से 605 ईस्वी तक रहता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन अगर ना होते तो हम शायद पुष्यभूति वंश पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन के कारण ही पुष्यभूति वंश पढ़ना पड़ रहा है। तो इस महान शासक के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। और इस महान शासक के बड़े भाई का क्या नाम था? राज्यवर्धन था। और इस महान शासक की बहन का क्या नाम था? राज्यश्री था। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर देख लीजिए, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमने वाली है। तो प्रभाकर वर्धन पिताजी हैं, हर्षवर्धन उनके छोटे बेटे हैं, राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे हैं और राज्यश्री इनकी पुत्री हैं। याद हो जाएगा, याद कर लीजिए, इन्हीं के आसपास सारी कहानी घूमने वाली है। और प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं, अपनी पुत्री जिनका नाम था राज्यश्री, इनका विवाह अपने पड़ोसी राज्य जो कि था कन्नौज का राज्य था ना, वो वहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था गृहवर्मा, उसके साथ शादी कर देते हैं। तो गृहवर्मा कौन था? ये हर्षवर्धन के जीजा थे, ठीक है, या राज्यवर्धन के जीजा थे। प्रभाकर वर्धन के दामाद कौन है? गृहवर्मा है। गृहवर्मा कौन है? कन्नौज में जो मौखरी वंश है, देखिए ये कन्नौज में जो मौखरी वंश है, इसी में एक शासक थे जिनका नाम था गृहवर्मा। क्या नाम था? गृहवर्मा। गृहवर्मा की शादी किससे हो गई है? राज्यश्री से हो गई है। राज्यश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री है, तो इनकी फैमिली सेटल हो गई है, ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन में घर में हर्षवर्धन बचते हैं, राज्यवर्धन बचते हैं। बहुत हंसी खुशी टाइम चलता है, लेकिन इनके टाइम को नज़र लग जाती है। तो जब प्रभाकर वर्धन के जीवन का अंतिम समय था तो हुणों का आक्रमण हो गया था। हुणों ने गुप्त वंश को भी बहुत परेशान कर रखा था, बताया था, आपको पढ़ाया था। हुणों का आक्रमण हो गया था, लेकिन जब हुणों ने आक्रमण किया उस समय प्रभाकर वर्धन बीमार चल रहे थे। वो ऐसे सक्षम नहीं थे कि वो युद्ध के मैदान में जा सकें, लेकिन वो गए, अपने बेटे, बड़े बेटे राज्यवर्धन को लेकर गए। जब वो युद्ध लड़ रहे थे तब उस दौरान उनकी तबीयत और ख़राब हो गई, तो मजबूरन राज्यवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र हैं, उन्हें वापस ले आए घर पे वापस लाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब इनकी फैमिली में कौन बचते हैं? 2 इनके बेटे बचते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन बचते हैं, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है। अब जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसी दौरान एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है। वो घटना क्या होती है कि यहाँ पे देखिए मैप में, ये आपका यहाँ बगल में मालवा क्षेत्र है ना, मालवा क्षेत्र का उस समय एक शासक था जिसका नाम था देवगुप्त। गुप्त आ गया, इसका मतलब ये मत समझिए कि गुप्त साम्राज्य से था, नहीं, ये उस समय मालवा का एक शासक था देवगुप्त। इसका गुप्त साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। और हमने आपको बताया था बंगाल का शासक, जो बंगाल में गौंड वंश चल रहा था, वहाँ का शासक उस समय शशांक था। दोनों ने एक राय बनाई, दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और क्या किया, मौखरी का जो राजा था उस समय गृहवर्मा, उस पर अटैक कर दिया और उसको मार दिया, गृहवर्मा को मार दिया। और गृहवर्मा की वाइफ का क्या नाम था बताइए? राज्यश्री था ना। गृहवर्मा तो प्रभाकर वर्धन के दामाद थे,
तो गृहवर्मा को मार दिया गया और राज्यश्री को कब्जा कर लिया, राज्यश्री को कैद कर लिया गया। किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा और शशांक के द्वारा। कहाँ के राजा है हमने आपको बता दिया। अब राज्यवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र थे या राज्यश्री के भाई थे, इन्होंने जब ये बात सुनी कि मेरे जीजा जी को मार दिया गया है और मेरी बहन को कैद कर लिया गया है इन दो शासकों के द्वारा, ये आग बबूला हो गए। तो आखिर में इन्होंने ठान लिया कि हाँ, इनको हमने हराना है और विजय अभियान शुरू कर दिया। तो जब राज्यश्री की ये इस अवस्था को सुनते ही ये विजय अभियान के लिए गए, तो सबसे पहले इन्होंने धावा बोला देवगुप्त पर। देवगुप्त पर जब धावा बोला, देवगुप्त को आराम से पराजित कर दिया। लेकिन जब शशांक की ओर गए, शशांक ने धोखे से इनको मार दिया। किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया, हर्षवर्धन के बड़े भाई को मार दिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैंने सब लिख दिया है आपको ताकि आप नोट्स भी बना सकें आराम से। वैसे भी हमारी ऐप पर इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप लेक्चर देखते रहिए और नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सब आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारी ऐप पर जाएंगे, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब देखिए, राज्यवर्धन की हत्या हो गई है। राज्यवर्धन की हत्या हो गई है तो गद्दी पर कौन बैठेगा बताइए? तो उनका छोटा भाई हर्षवर्धन। तो फाइनली हर्षवर्धन आते हैं 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। थानेश्वर इनकी राजधानी थी, याद रखिए। ठीक है, पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। हालांकि हर्षवर्धन आगे चलकर कन्नौज को दूसरी राजधानी बना लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे, दूसरी राजधानी जो है कन्नौज में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन पुष्यभूति वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है जो कि बहुत दिनों तक चली, वो कौन सी थी? थानेश्वर ही थी। याद हो जाएगा ना इतना। अब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं और हर्षवर्धन जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो इनकी बहन कैद ही है, अभी तक छुड़ा नहीं पाए हैं। तब इन्होंने ठाना कि मैं अपनी बहन को छुड़ाऊंगा। तब इनको ये खबर मिली कि इनकी जो बहन है वो विंध्याचल के जंगलों में भाग कर गई है। तो ये वहाँ गए, लेकिन उससे पहले ही एक बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर मित्र, इनकी सहायता से राज्यश्री को खोज लिया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वो कौन से बौद्ध भिक्षु थे जिनकी सहायता से हर्षवर्धन ने राज्यश्री को खोजा? तो दिवाकर मित्र। क्या नाम था? दिवाकर मित्र। ठीक है, और उस समय जो राज्यश्री थी सती होने जा रही थी, जंगलों में सती होने जा रही थी। सती प्रथा तो आ ही गई थी, आपने देखा गुप्त वंश के ही टाइम पर पहला जो है सती का जो प्रमाण मिला, सती होने का प्रमाण मिला था। अब राज्यश्री और जो गृहवर्मा इनके पति थे ना, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कन्नौज में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तो फाइनली राज्यश्री ने अपने भाई हर्षवर्धन की सहायता से कन्नौज की गद्दी संभाली। ये नाम मात्र था, तो मेनली अधिकार तो हर्षवर्धन ही का ही था। मेन जो अधिकार था कन्नौज में वो हर्षवर्धन का ही आ गया। पहले पुष्यभूति वंश इतना था, तो उस समय जब गृहवर्मा मर गए, मृत्यु हो जाती है, तो ये भी इनके अंडर में आया था। तो किस तरीके से फैल रहा है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी है वो कन्नौज में ट्रांसफ़र कर ली थी। ये हर्षवर्धन के द्वारा चलाए गए सिक्के हैं, ये जो तस्वीरों में दिख रहे हैं आपको। और हर्षवर्धन के टाइम पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एक चीनी यात्री जिसे आप हेनसांग के नाम से जानते हैं, हेनसांग के नाम से आप जानते हैं, ये भारत में हर्षवर्धन के टाइम पर ही आया था। हर्षवर्धन के टाइम पर ये भारत में आया था। ये किस उद्देश्य से आया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था गुप्त साम्राज्य में ही जो स्थापित हो चुका था, वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से ये आया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था। हेनसांग ने जो किताबें लिखी हैं उनके अनुसार भारत के 5 प्रदेशों पर हर्षवर्धन का अधिकार हो गया था। कौन कौन से? एक पंजाब, कन्नौज, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में अधिकार हो गया था हर्षवर्धन का, ये हेनसांग का कहना है। ठीक है, और हर्ष के अधीन मालवा का क्षेत्र भी था। जो मालवा का क्षेत्र था वो भी इन्हीं के अंडर में था। तो आप देख पा रहे हैं मैप में कौन कौन आ रहा है, ये सभी है। ठीक है, और हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। यह भी महत्वपूर्ण घटना है कि हर्षवर्धन की पुत्री थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? ध्रुवसेन के साथ हुआ था। ध्रुवसेन कौन है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस मैप में, ये वाला मैप देखिए। वल्लभी में एक शासक था
क्या नाम था उसका? ध्रुवसेन। तो वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के साथ हर्षवर्धन की पुत्री की शादी होती है। अब देखिए, हर्षवर्धन ये उत्तर भारत में ही सिमट के रह गया। एक बार कोशिश की थी, दक्षिण में अटैक करने की कोशिश की थी। उस समय चालुक्य वंश चल रहा था। तो चालुक्य वंश में उस समय जो राजा था पुलकेशन द्वितीय, ये अभी साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें चालुक्य वंश जब आपको पढ़ाया जाएगा, बादामी या वातापी के चालुक्य, उनकी मेन शाखा वही थी। ठीक है, तो वहाँ पे एक शासक होंगे पुलकेशन द्वितीय। तो जब ये शासक थे तब हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर अटैक किया था इनके साम्राज्य में। तो नर्मदा नदी के किनारे दोनों का युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत जाते हैं, हर्षवर्धन हार जाते हैं। तो दक्षिण में ये अपना अधिकार नहीं कायम कर पाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हर्षवर्धन का जो शासन था वो केवल उत्तर भारत के ही कुछ क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गया था। और लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन तक ही महत्वपूर्ण ये था। इसके बाद धीरे धीरे ये हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था पुष्यभूति वंश, ये समाप्ति हो जाता है। एक नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नोट है कि जो हेनसांग चीनी यात्री था, इसके अनुसार हर्ष जो थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानते थे। बौद्ध धर्म का जो हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे ना, तो ये महायान संप्रदाय में बिलीव करते थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ना है। तो गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इतने सारे वंशों में सबसे महत्वपूर्ण पुष्यभूति वंश ही आपको आपके एग्जाम के लिए पढ़ना है। जब डिटेल वाला पार्ट हम पढ़ते हैं ना, तो डिटेल पार्ट में सभी चीज़ें कवर होती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट जो था वो आपको बता दिया गया। अब इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम जो है मध्यकालीन भारत की ओर चलेंगे। ठीक है, तो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं मुझे मालूम है, तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए इसे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके PDF, इसके जो क्लास नोट्स हैं, बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, वो जो है हमारी ऐप पर आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए और ऐप के साथ जुड़िए, और जो है नोट्स जो है उसकी सहायता से आप आसानी से सब याद हो जाएगा। आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नमस्कार, आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। 4 लेक्चर स्क्रीन पे आ रहे हैं, देख लीजिए।